है एवरीवन, वेलकम टू माया शेयर। यह अध्याय 1 हम लोग पढ़ रहे हैं वॉरेन बफे के निवेश के रहस्य का। और इस अध्याय का यह पार्ट जो है उनके व्यक्तिगत इतिहास एवं निवेशक के तौर पे उनके शुरुआत को लेकर के है। तो आप इसे मिस मत कीजिए, क्योंकि किसी भी बच्चे के जन्म से लेकर के उसके अंदर क्या खूबियाँ थी, इन्हीं बातों पे डिस्कस करते हैं रॉबर्ट जी हैंस्ट्रम। तो चलिए देखते हैं वॉरेन बफे के व्यक्तिगत इतिहास को। वॉरेन एडवर्ड बफे का जो जन्म हुआ था वो 30 अगस्त 1930 को ओमाहा नेब्रास्का में हुआ था। उनका परिवार 7 पीढ़ियों से ओमाहा में बसा हुआ था। नेब्रास्का में उनके एक पूर्वज ने सन 1869 में किराने की एक दुकान खोली थी। बफे के दादाजी भी किराने की एक दुकान चलाते थे, जहां आज के वर्कशायर हैथवे के उपाध्यक्ष चार्ली मंगर ने युवा अवस्था में कुछ समय तक नौकरी की थी। वॉरेन बफे के पिता हावर्ड बफे एक स्थानीय शेयर दलाल एवं बैंकर थे, जो बाद में रिपब्लिकन पार्टी से अमेरिकी संसद के सदस्य बने। कहा जाता है कि बाल्यावस्था से ही वॉरेन बफे को अंकों की गणना में असाधारण रुचि थी। यह अतिशयोक्ति हो सकती है, परंतु इस संदर्भ में लिखित विवरण उपलब्ध हैं कि स्कूल जाने से पहले ही वॉरेन एक मशीन की तरह गणना करने में सक्षम थे। बाल्यावस्था में वह अपने सर्वश्रेष्ठ मित्र बॉब रसल के साथ उनके घर के बरामदे में बैठकर सड़क से गुजरती हुई कारों के नंबर याद करते थे। अंधेरा होने के बाद दोनों घर के अंदर जाकर यह गिनते थे कि ओमाहा वर्ल्ड हेरल्ड अखबार में वर्णमाला के हर एक अक्षर की कितनी बार आवृत्ति होती है। उसके बाद दोनों अपनी अपनी गणनाओं का ऐसा मिलान करते थे जैसे कि वह कोई अति गोपनीय जानकारी हो। बफे के सबसे पसंदीदा खिलौनों में से एक थी उनकी आंटी एलिस द्वारा उनको भेंट की गई विराम घड़ी, जिसे स्टॉप वॉच भी बोला जाता है। उनकी आंटी एलिस उन्हें बहुत पसंद करती थी, यद्यपि उन्हें लगता था कि वॉरेन कुछ विचित्र बालक हैं। उन्होंने वॉरेन से कहा कि यदि वह एक एस्पैरगस खाना आरंभ कर दे तो वह उन्हें एक स्टॉप वॉच भेंट करेगी। वह फिर उस स्टॉप वॉच से मुग्ध थे और कंचे की दौड़ जैसे बचपन के कई खेलों में उसका प्रयोग करते थे। वह अपनी दोनों बहनों को बाथरूम में बुलाते थे, टब को पानी से भरते थे और फिर उन दोनों से कहते थे कि अपने अपने कंचे एक ओर से पानी में डालें। जिसका कंचा टब के स्टॉपर तक पहले पहुंचता था उसकी जीत होती थी। बफे अपने स्टॉप वॉच से हर दौड़ में समय को विधिवत तरीके से दर्ज करते थे। आंटी एलिस के दूसरे उपहार ने 6 साल के बफे को एक नई दिशा दी, जिसने संख्याओं के प्रति उनके आकर्षण को धन के ओर मोड़ दिया। क्रिसमस पर बफे को आंटी एलिस से बेल्ट में बांधने वाला मुद्रा परिवर्तक उपकरण मनी चेंजर उपहार स्वरूप मिला। यह उपकरण बालक बफे की सबसे मूल्यवान संपत्ति बन गया। जल्द ही उन्होंने इसके इस्तेमाल के कई तरीके ढूंढ लिए। उन्होंने अपने घर के बाहर एक मेज लगाकर रास्ते से गुजरने वाले लोगों को चिकलेट्स बेचना शुरू किया। वह घर घर जाकर च्युइंगम के पैकेट और शीतल पेय बेचने लगे। वह अपने दादाजी की दुकान से 25 सेंट में कोक के 6 बोतल पैक खरीदते और एक बोतल को 5 सेंट में बेचते, जिसमें उन्हें अपनी लागत पर 20% का मुनाफा होता। वह घर घर जाकर स्टैंडर्ड इवनिंग पोस्ट तथा लिबर्टी नामक पत्रिकाएं भी बेचते थे। हर सप्ताहांत वह स्थानीय फुटबॉल के मैचों में जाकर पॉपकॉर्न और मूंगफली बेचा करते थे। इन सभी व्यवसायों में उनका मुद्रा परिवर्तक उपकरण सदा ही उनके साथ रहता था, जिसकी मदद से वह अपने ग्राहकों को शेष पैसे वापस करते थे। बफे के आदर्श बचपन में तब एक गहरा झटका लगा जब एक रात उनके पिता ने अपने काम से घर आकर पूरे परिवार को सूचना दी कि जिस बैंक में वो नौकरी करते हैं वह बंद हो रहा है, और इस कारण से उनकी नौकरी एवं जमा पूंजी दोनों चले गए। यह अमेरिका की सन 1929 से 39 तक की
व्यापक आर्थिक मंदी के ओमाहा तक पहुंचने का संकेत था। वफ़े के दादाजी, जो अपने किराने की दुकान चलाते थे, ने हावर्ड को अपना परिवार चलाने के लिए पैसा देना आरंभ किया। सौभाग्य से निराशा का यह माहौल बफे परिवार में बहुत दिनों तक नहीं रहा। हावर्ड बफे शीघ्र ही पुनः अपने पैरों पर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम था बफे स्केलनिका एंड कंपनी। इस कंपनी का कार्यालय फार्नम स्ट्रीट की यूनियन एस्टेट बिल्डिंग में था। फार्नम स्ट्रीट पर बाद में वॉरेन बफे ने स्वयं का घर खरीदा एवं अपनी वित्तीय निवेश की कंपनी की नींव रखी। अमेरिका के सन 1929 से 1939 की व्यापक आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव बफे परिवार पर भी पड़ा। यद्यपि उनके परिवार पर यह दुष्प्रभाव अधिक समय तक नहीं रहा, फिर भी इसका बालक वॉरेन के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। बफे द मेकिंग ऑफ एन अमेरिकन कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक रॉज लेवेनस्टाइन लिखते हैं कि उन बेहद कठिन वर्षों को झेलने के बाद उन्होंने स्वयं को अत्यंत धनी बनाने का दृढ़ संकल्प कर लिया। रॉजर लिखते हैं कि 5 वर्ष के होने से पूर्व ही उन्होंने यह संकल्प कर लिया था और उसके बाद से वे निरंतर इस संकल्प को पूर्ण करने में लगे रहे। जब वह 10 वर्ष के थे तो उनके पिताजी उन्हें न्यूयॉर्क ले गए। यह उनका जन्मदिन का उपहार था। वफ़े के पिता अपने सभी बच्चों के जन्मदिन पर उनके मन की अभिलाषा को पूरा करने की चेष्टा करते थे। वॉरेन बफे कहते हैं, उस बार अपने जन्मदिन पर मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे न्यूयॉर्क जाकर 3 स्थान देखने हैं और वे हैं स्कॉट स्टैम्प एंड क्वाइन कंपनी, लायनल ट्रेन कंपनी एवं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। रात भर की ट्रेन यात्रा के उपरांत वफ़े और उनके पिता न्यूयॉर्क पहुंचे। वहां सबसे पहले वे वॉल स्ट्रीट गए और 8 मॉल से मिले जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य थे। वफ़े याद करते हैं, दोपहर के खाने के बाद एक व्यक्ति ट्रे लेकर आया जिसमें नाना प्रकार के तंबाकू के पत्ते थे। श्री मॉल ने उसमें से कुछ प्रकार के पत्ते छांटे और उस व्यक्ति ने उन पत्तों से श्री मॉल के लिए एक सिगार बनाकर दिया। मैंने सोचा कि इससे बेहतर जीवन नहीं हो सकता जिसमें आप अपने लिए खास बने सिगार का सेवन कर पाएं। इसके बाद हावर्ड बफे ने अपने पुत्र का परिचय सिडनी वाइनबर्ग से करवाया, जो गोल्ड्समैन सॉक्स में वरिष्ठ सहभागी थे और उस समय वॉल स्ट्रीट के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति माने जाते थे। वाइनबर्ग के कार्यालय में बालक बफे दीवारों पर लगे फ्रेम किए गए चित्रों और दस्तावेजों को देखकर चकित रह गए। वाइनबर्ग को उस समय के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा लिखे गए प्रशंसा पत्रों की मूल प्रतियां भी फ्रेम करवा कर उस कार्यालय की दीवारों पर लगाई थी, जिन्हें देखकर बालक बफे अत्यधिक प्रभावित हुए। जब हावर्ड और सिडनी आपस में समकालीन मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे तो बालक वॉरेन बफे उनकी बातों से बेखबर वाइनबर्ग के कार्यालय में रखे अपने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को निहारने में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। जब वहां से चलने का समय हुआ तो वाइनबर्ग ने प्यार से बालक बफे के कंधे पर हाथ रखा और मजाक में पूछा कि किस कंपनी का शेयर उन्हें पसंद है। बफे याद करते हैं कि वाइनबर्ग तो अगले दिन ही वह मुलाकात भूल गए होंगे, पर मुझे वह दिन सदा याद रहेगा। न्यूयॉर्क की यात्रा करने से पहले से ही बफे के मन में शेयर बाजार एवं शेयरों के प्रति जिज्ञासा जाग चुकी थी। वह अक्सर अपने पिता, जो शेयर दलाली का कारोबार करते थे, के कार्यालय जाते और वहां सिडनी वाइनबर्ग के कार्यालय की तरह दीवारों पर लगे हुए शेयर एवं बॉन्ड के प्रमाण पत्रों को एकटक निहारते रहते। वहां से वह कई बार 2 मंजिल नीचे स्थित हैरिस अपहम के ब्रोकरेज ऑफिस चले जाते। कई शेयर दलालों को उस नन्हे जिज्ञासु बच्चे से प्यार हो गया जो हमेशा प्रश्न पूछता रहता था। वे समय समय पर उस नन्हे बच्चे से शेयरों के दाम अपने कार्यालय के श्यामपट्ट पर ब्लैक बोर्ड पर भी लिखवाते थे। शनिवार की सुबह जब स्टॉक एक्सचेंज केवल 2 घंटे के लिए ही खुलता था
तब नन्हे वॉरेन अपने दादा के भाई फ्रैंक वफे तथा अपने नाना के भाई जॉन बर्बर के साथ ब्रोकरेज ऑफिस में समय बिताते। फ्रैंक मंदाड़िया यानी बियर थे और जॉन हमेशा आशान्वित रहने वाले बुल थे। दोनों बुजुर्ग व्यक्ति वॉरेन को अपने जीवन की कहानियां सुनाते तथा भविष्य में बाजार और विश्व की दशा एवं दिशा की भविष्यवाणी करते। इस दौरान वफे अपनी दृष्टि को शेयरों के लगातार बदलते दामों पर केंद्रित रखते और उस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते। हर सप्ताहांक वह वैरंज पत्रिका में ट्रेडर नाम का स्थानीय स्तंभ अवश्य पढ़ते थे। अपने पिता के पुस्तकों की अलमारी में रखी सभी पुस्तकें पढ़ने के बाद बफे ने स्थानीय जन पुस्तकालय में रखी हुई वित्तीय निवेश संबंधी सभी पुस्तकें पढ़ डाली। शीघ्र ही वह स्वयं शेयरों के दामों में उतार चढ़ाव की सारणी बनाकर उसमें निहित चलन को समझने का प्रयास करने लगे। जब मात्र 11 वर्ष की आयु में उन नन्हे बफे ने घोषणा की कि वह अब शेयरों में निवेश करना आरंभ करना चाहते हैं, तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। पर जब उन्होंने अपने परिवार को सूचित किया कि वह अपने द्वारा शीतल पेय, मूंगफली और पत्रिकाएं बेचकर कमाए गए धन में से बचाई हुई $120 की धनराशि को शेयरों में निवेश करना चाहते हैं, तो सभी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन डोरिस के साथ मिलकर सिटीज सर्विसेज प्रीफर्ड, जो उनके पिता के पसंदीदा शेयरों में से एक था, को खरीदा। दोनों ने अपने अपने $114.75 के निवेश से 3 शेयर खरीदे। वफे को विश्वास था कि उस कंपनी के शेयर के दामों में वृद्धि होगी, क्योंकि उन्होंने उसके दामों में पूर्व में हुए उतार चढ़ाव का अच्छे से अध्ययन किया था। परंतु उस वर्ष गर्मियों के मौसम में शेयर बाजार लुढ़क गया और जून माह में अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। दोनों वफे भाई बहन के खरीदे हुए शेयर के दामों में 30% की गिरावट आई। डोरिस प्रतिदिन वॉरेन को इस नुकसान के लिए तंग करती रहती थी। इसीलिए जब सिटीज सर्विसेज प्रीफर्ड के शेयरों का दाम बढ़कर 40 पर आया, तो वॉरेन वफे ने अपने और अपनी बहन के स्वामित्व वाले शेयर प्रति $5 के लाभ पर बेच दिए। परंतु शीघ्र ही सिटीज सर्विसेज प्रीफर्ड के शेयरों का दाम उछाल मारकर $202 प्रति शेयर तक पहुंचा और वॉरेन को बड़ी खीज हुई। वफे ने गणना की कि कमीशन काटने के बाद उन्हें कुल $492 के लाभ को त्यागना पड़ा। जैसा कि हम सभी करते हैं कि जब कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है तो हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना मिलता। चूंकि उन्होंने $120 की बचत करने में 5 वर्ष का समय लगा था, इसीलिए उन्हें लगा कि उनको 20 वर्ष के बराबर के मुनाफे को त्यागना पड़ा। ये कुछ ज़्यादा है। यह उनके लिए एक बड़ी कष्टदायी परंतु अंत में बड़ी ही मूल्यांकन सीख साबित हुई। वफे ने संकल्प किया कि सर्वप्रथम वह कभी भी शेयरों के लिए भुगतान की गई राशि के बारे में सोचकर विचलित नहीं होंगे, तथा दूसरी बात यह कि छोटे छोटे लाभ के पीछे नहीं भागेंगे। यहाँ पे आपको 2 बातें ध्यान रखनी होगी। पहली बात, वफे के निवेश के अनुसार, उनका जो निवेश का तरीका है उसके अनुसार छोटे छोटे लाभ के प्रति हमें नहीं भागना है। और दूसरी चीज कि शेयर के लिए जो भी पैसे का भुगतान हम कर रहे हैं उसके बारे में सोचकर विचलित नहीं होना है। कहने का अर्थ है उन्हीं पैसों को शेयर में निवेश करें जिन पैसों को आप त्यागने के लिए तैयार हैं। सीधा सा एग्जाम्पल है। 11 वर्ष की आयु में ही वफे ने वित्तीय निवेश का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीख लिया था। वह है धैर्य, पैसेंस, जो हम लोगों में नहीं दिखता है। 7वें अध्याय में इस आवश्यक गुण के विषय में विस्तार से चर्चा की जाएगी। 1942 में जब वफे 12 वर्ष के थे, तब उनके पिताजी अमेरिकी संसद के सदस्य चुने गए और वह अपने परिवार को वाशिंगटन ले गए। वहां पर बालक वॉरेन का मन नहीं लगा और उन्होंने अपने घर की बहुत याद सताने लगी। वह जल्द ही अपने दादाजी और आंटी एलिस के साथ रहने के लिए वापस ओमाहा चले गए। 1 वर्ष के बाद सन 1943 में वॉरेन फिर से वाशिंगटन चले गए।
वाशिंगटन में मनोकूल ब्रोकरेज कंपनियां न होने के कारण वफे की रुचि दूसरे व्यवसायों में होने लगी। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने वाशिंगटन में अखबार बेचने का काम आरंभ कर दिया। वह घूम घूम कर वाशिंगटन पोस्ट तथा वाशिंगटन टाइम्स हेरल्ड समाचार पत्रों को बेचते थे। वुड्रो विल्सन हाई स्कूल में डॉन डेनली से उनकी मित्रता हो गई। फ्रेंड्स, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, 1942 में उनके पिताजी अमेरिकी संसद के सदस्य चुने गए और लड़का उनका अखबार बेच रहा है। हमारे देश में तो कुछ और ही चल रहा है। खैर, दोनों ने अपनी, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे वुड्रो विल्सन हाई स्कूल में डॉन डेनली से उनकी मित्रता हो गई थी। दोनों ने अपनी बचत की हुई धनराशि मिलाकर $25 में पुरानी मरम्मत की हुई पिन बॉल मशीनें खरीदी। वफे ने एक स्थानीय नाई को उसकी दुकान में मुनाफे को आधा आधा बांटने की शर्त पर मशीन लगाने के लिए तैयार कर लिया। पहले ही दिन उन्हें $4 की कमाई हुई। शीघ्र ही इस व्यवसाय से वफे की सप्ताह की कमाई $50 तक बढ़ गई। उनकी विल्सन क्वाइन ऑपरेटेड मशीन कंपनी के पास 2 से बढ़कर 7 पिन बॉल मशीनें हो गईं। हाई स्कूल पास करने के समय अपने विभिन्न उद्यमों के फलस्वरूप वफे के पास कुल $9,000 की जमा पूंजी थी। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, उस समय $9,000 इन्होंने अपने बिजनेस से इकट्ठे कर लिए, अपने छोटे छोटे कामों से इकट्ठे कर लिए। उन्होंने घोषणा की कि वह कॉलेज नहीं जाएंगे क्योंकि वह पढ़ाई के साथ साथ अपने व्यवसायों पर पूरा ध्यान नहीं दे सकते थे, परंतु उनके पिता ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। अपने पिता की बात मानकर वॉरेन बफे ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में के वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस में दाखिला ले लिया। बफे को यूनिवर्सिटी का वातावरण पसंद नहीं आया। वह कहते हैं, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि वहाँ मैं कुछ खास नहीं कर रहा था। वार्टन का पाठ्यक्रम व्यवसाय के सिद्धांतिक पक्ष की ओर केंद्रित था, जबकि बफे को व्यवसाय का व्यवहारिक पक्ष में अधिक रुचि थी। इस बात में कि पैसा कैसे कमाया जाए। वार्टन में 2 वर्ष 1947 से 1949 बिताने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में स्थानांतरण ले लिया। वहां उन्होंने 1 वर्ष में 14 विषय पढ़कर सन 1950 में 20 वर्ष की आयु के पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त की। यानी 1950 में ये ग्रेजुएट हुए। फ्रेंड्स, ओमाहा लौटने के बाद वफे पुनः शेयर बाजार की गतिविधियों से जुड़ गए। वह दलालों से शेयरों के विषय में सूचना एकत्र करने लगे और शेयर बाजार से संबंधित पत्रिकाएं पढ़ने लगे। उन्होंने शेयरों के दामों के चार्ट पुनः बनाने आरंभ किए और तकनीकी विश्लेषण पर, टेक्निकल एनालिसिस पर उपलब्ध पुस्तकों का अध्ययन किया। उन्होंने मैकगी पॉइंट एंड फिंगर पद्धति द्वारा उन सभी पद्धतियों का प्रयोग करके देखा। फिर एक दिन स्थानीय पुस्तकालय में उन्हें बेंजामिन ग्राहम द्वारा लिखित पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मिली, जो हाल में प्रकाशित हुई थी। वफे के शब्दों में यह पुस्तक मानो अंधेरे में उजाले की किरण के समान थी। वित्तीय निवेश पर ग्राहम द्वारा रचित ग्रंथों जैसे कि डेविड डॉड के साथ लिखी गई उनकी पुस्तक सिक्योरिटी एनालिसिस 1934 में लिखी गई थी। ये पुस्तक फ्रेंड्स ने वफे पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि वह ओमाहा छोड़कर ग्राहम से ज्ञान अर्जित करने के लिए न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस पहुंच गए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे है कि वो ओमाहा से आकर के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में आ जाते हैं। कहाँ? न्यूयॉर्क। ग्राहम सदा ही एक कंपनी के निहित मूल्य यानी इंट्रिंसिक वैल्यू को समझने की शिक्षा देते थे। उन्हें विश्वास था कि जो निवेशक किसी कंपनी के सही निहित मूल्य की गणना करके उससे कम दाम पर उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं, वे सदा ही शेयर बाजार में लाभ कमाते हैं। ये ग्राहम का थ्योरी था। शेयर में कारोबार करने की यह गणितीय पद्धति वॉरेन को बहुत भा गई। ग्राहम की कक्षा में 20 छात्र थे। उनमें से ज्यादातर की आयु बफे से अधिक थी और इनमें से कई वॉल स्ट्रीट में काम करते थे। संध्या के समय वॉल स्ट्रीट के ये पेशेवर लोग
ग्राहम की कक्षा में आपसी चर्चा के जरिए अधोमूल्यित शेयरों की पहचान करते थे तथा अगले दिन प्रातः अपने अपने कार्यालयों में जाकर उन शेयरों में पैसा लगाते थे और मुनाफा कमाते थे। जल्द ही सभी को यह मालूम हो गया कि वफ़े ही सर्वश्रेष्ठ छात्र थे। वह अक्सर कक्षा में ग्राहम के सवाल खत्म होने से पहले ही हाथ उठाकर प्रश्न का उत्तर दे देते थे। विल रुएन, जिन्होंने बाद में रिक कुनफिक के साथ साझेदारी कर सेकोया फंड की स्थापना की थी, भी ग्राहम की उसी कक्षा में थे। उनके अनुसार उस कक्षा में ग्राहम एवं बफे की तत्काल ही तदात्मय स्थापित हो गया था तथा बाकी छात्र केवल श्रोताओं की भूमिका में थे। वफ़े को ग्राहम ने कक्षा में उनके प्रदर्शन के लिए A+ ग्रेड दिया था, जो उनके 22 वर्षों के अध्यापन में उनके द्वारा दिया गया पहला A ग्रेड था। मतलब कि ग्राहम अभी तक किसी को A+ ग्रेड नहीं दिए थे जो बफे को दिए, और ये 22 वर्षों का अंतराल था। कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद बफे ने ग्राहम से नौकरी मांगी, पर ग्राहम ने मना कर दिया। बफे को इस बात का बहुत बुरा लगा, पर बाद में उन्होंने बताया कि ग्राहम की फर्म यहूदी विश्लेषकों को नौकरी के में तरजीह देती थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्राहम को लगता था कि वॉल स्ट्रीट में यहूदी विश्लेषकों के साथ भेदभाव किया जाता है। वफ़े इस बात से निराश न होकर अपने गृह नगर ओमाहा लौट गए और अपने पिता के ब्रोकरेज फर्म वफ़े फॉकी कंपनी में काम करने लगे। आरंभ से ही वह पूरे जोश से अपने काम में लग गए और ग्राहम के मानदंडों के आधार पर शेयरों का चुनाव करके अपने पिता की फर्म को उनमें निवेश करने की सलाह देने लगे। इस दौरान वह सदैव ग्राहम के संपर्क में रहे और उन्हें अपने द्वारा चुने गए शेयरों की जानकारी लगातार भेजते रहे। सन 1954 में ग्राहम ने वफ़े से संपर्क किया और सूचित किया कि यदि वफ़े को रुचि हो तो उनकी फर्म ग्राहम न्यूमैन में एक पद रिक्त है। वफ़े तुरंत पहली फ्लाइट से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। ग्राहम न्यूमैन में वफ़े पूर्ण रूप से अपने मार्गदर्शक ग्राहम की निवेश पद्धति के कार्यान्वयन में रह गए। वफ़े के अलावा ग्राहम ने वॉल्टर स्लास, टॉम नैप तथा विल रुएन को भी अपनी फर्म में काम दिया। बाद में स्लास ने स्वयं की फर्म WJS लिमिटेड पार्टनर्स की स्थापना की और 28 वर्षों तक सक्रिय रूप से अपने ग्राहकों के निवेश का प्रबंधन करते रहे। नैप प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से रसायन शास्त्र के स्नातक थे और उन्होंने TVD ब्राउन पार्टनर्स के नाम की फर्म की स्थापना की। रुएन ने सखोया फंड की स्थापना की। वफ़े के लिए ग्राहम मात्र एक शिक्षक ही नहीं थे। रॉजर लेवनस्टाय लिखते हैं कि ग्राहम ने शेयर बाजार नाम के चमत्कारी किंतु निषिद्ध नगर तक पहुंचने का पहला विश्वसनीय मानचित्र बनाया था। उन्होंने निवेश हेतु शेयरों का चुनाव करने के लिए एक तर्कसंगत पद्धति का आविष्कार किया था। उनके इस आविष्कार के पूर्व निवेश के लिए शेयरों का चुनाव जुआ खेलने जैसा था। 11 वर्ष की आयु में सिटी सर्विसेज प्रीफर्ड में अपने पहले निवेश के बाद से ही वफ़े शेयर बाजार के रहस्यों का अध्ययन करने में लगे थे। अब उनके पास उन रहस्यों का अनावरण करने की एक पद्धति थी। द स्नोबॉल, वॉरेन वफ़े एंड द बिजनेस ऑफ लाइफ की लेखिका एलिस श्रोडर लिखती हैं कि वफ़े की अवस्था उस मनुष्य की तरह थी जिसने जीवन भर एक अंधेरी गुफा में रहने के बाद पहली बार सूर्य का प्रकाश देख लिया हो और उसकी आंखें चौंधिया गई हो। श्रोडर लिखती हैं कि इससे पहले वफ़े की शेयरों के विषय में धारणा का आधार था बाजार में उन कागज के टुकड़ों के दामों का उतार चढ़ाव, पर अब वे उन कागज के टुकड़ों के दामों में निहित सत्य को भी देख सकते थे। वफ़े को नौकरी पर रखने के 2 वर्ष उपरांत 1956 में 61 वर्ष की आयु में ग्राहम ने सक्रिय निवेश से अवकाश लेने का निर्णय लिया और उनकी फर्म ग्राहम न्यूमैन बंद हो गई।
वफ़े एक बार फिर अपने गृह नगर ओमाहा लौट गए। 25 वर्ष की आयु में ग्राहम द्वारा दिए गए ज्ञान तथा अपने परिवार एवं मित्रों के वित्तीय समर्थन के बल पर वफ़े ने स्वयं की वित्तीय निवेश की समिति साझेदारी लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म का शुभारंभ किया। उसे द वफ़े पार्टनरशिप लिमिटेड के बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, किताब अच्छी लग रही हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और भी मोटिवेशन के साथ मैं काम कर सकूं। तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो।